Hello my dear students, today we are going to learn CMA फाउंडेशन लॉ का चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा फाउंडेशन में है और ये हमारा बहुत अच्छी खासी कवरेज रखता है चैप्टर। तो हमें इसे बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक ऐसा एक्ट जब हमारे इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी तब से ये लॉ चला आ रहा है, तब से ये एक्ट बन चुका है। तो इस चैप्टर में हम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स के बारे में भी जानेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे उसको। तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए हैं जिसे आप देख लेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको अच्छा समझ आएगा। तो और एक बात और कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ एक नोटबुक और पेन के साथ ही बैठिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी तो उसे आप प्लीज़ साथ साथ लिखते रहिएगा। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ से हमने इसे लिया, किसने बनाया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि ये एक्ट कब आया। ठीक है, तो अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू बीइंग इन सितंबर। ये एक्ट हमारा सितंबर में आया, ये एक्ट हमारा सितंबर में आया। ठीक है, अब ये अगर क्वेश्चन आता है कि एक्ट कब आया तो हम टिक करने वाले हैं सितंबर 1872 पर। ठीक है, आपको पता है हम इन अ डे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं। आप दुकान जाते हैं, दुकान में आप बोलोगे भैया मेरे को मैगी का पैकेट चाहिए, मुझे दूध का पैकेट चाहिए, तो आप जान करके और अनजाने में आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रोड पे किसी का रुमाल गिर जाता है, आप रुमाल उठा करके देते हो किसी को, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एक एग्रीमेंट है। तो अब तो बोलेगी कि हम बहुत सारे एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं डेली डेली। हाँ, अब हम धीरे 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 हर एक बात को अनफोल्ड करते जाएंगे, हम धीरे धीरे बातों को समझते जाएंगे। और जब हम दुकान पे जाते हैं कुछ लेने तो उसके साथ साथ हम अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमारे पास कुछ राइट्स भी होते हैं, तो कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती है, कुछ हमारे पास ड्यूटीज़ भी होती है। अगर भैया को दूध का पैकेट देना है तो आपको पैसे भी देने हैं, अगर भैया दूध का पैकेट आपको दे रहे हैं तो आपको रुपए भी तो देने होंगे ना। तो इसमें ये बोला है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो उसके लिए आपके पास कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो कुछ आपके पास राइट्स भी हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक बार, लाइक ईच कॉन्ट्रैक्ट और कहीं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सम राइट्स and duties on the contracting party। ओके, ये बात भी समझ आ गई होगी आपको कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमें कुछ राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी निभानी होती हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एक्ट तो है, ये लॉ तो है, पर कहाँ कहाँ ये होगा, कहाँ कहाँ हम इसे मान सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बताऊं, ये वैसे इम्पॉर्टेंट भी है तो इसको लिख देते हैं कि ये जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो ये होता है द एक्ट extended to whole of India, means ये एक्ट
पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ये सिर्फ इस स्टेट में या फिर उस कंट्री में एप्लीकेबल है, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं हुआ करता था ये लागू, क्योंकि जब हमें कोई भी लॉ बनाना होता था, कोई भी हमें कानून बनाना होता था, तो हमें उससे पहले जम्मू कश्मीर वालों की परमिशन लेनी पड़ती थी कि मतलब ये एक्ट उनके मतलब कंट्री में लागू करा जाए ना करा जाए। बट अब ये है कि एक आर्टिकल था 370, उसको अमेंड करने के बाद अब ये हो गया है कि ये जो हमारा एक्ट है ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, नॉट मतलब एक स्टेट में। तो ये अपना होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, ये किसने बनाया ऐसा कुछ, तो इसे हमने बनाया नहीं है, इसे हमने अडॉप्ट किया है कुछ अमेंडेंट्स इसमें करके, और इसको अडॉप्ट किया है हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से। इसके प्रिंसिपल्स, इसके जो भी एथिक्स हैं, ये अपने ब्रिटिशर्स के इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। तो जो हमारा एक्ट था, एक्ट इज़ पास्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, तो ये हमारा होता है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो में भी कि अपना जो लॉ होता है, किसी का अभी भी काफ़ी बच्चों को पता मतलब समझ भी नहीं आया होगा कि लॉ क्या होता है। तो एक लॉ बहुत बड़ा है, उसमें हमने एक एक्ट बनाया बहुत छोटे छोटे, फिर प्लस में हमने रूल्स बनाए और फिर प्लस रेगुलेशंस बनाए। तो जब ये इन तीनों चीज़ों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके ये हमने बनाया, लॉ हमारा हो जाता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस। तो आपने समझा ये कि मतलब हमारा जो लॉ है वो ऐसे इन तीन चीज़ों में वो है। पर आपको एक चीज़ समझ आई नहीं होगी कि एक्ट क्या होता है, तो एक्ट कैसे बनता है वीकेंड से। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो रूल बुक, ये पहली बात एक रूल बुक होता है, ठीक है, जिसको हम ड्राफ्ट बिल कहते हैं, जिसको हम ड्राफ्ट बिल कहते हैं, है ना, वेरी बिगनिंग। ये एक अपना ड्राफ्ट होता है। पहले मान लो हम बैठे हैं, हमने कुछ लॉ सोचा कि ये नहीं, ये तो लॉ बनना चाहिए, नहीं ये तो होना चाहिए, लाइक ये अपना ट्रैफिक रूल जो भी था कि हमारा हाँ ट्रैफिक रूल हुआ तो अपनी गाड़ियाँ कंट्रोल में आ गई, तो उस तरीके से किसी ने तो सोचा ही होगा ना। तो उससे पहले अगर मान लो आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये रूल बनाए, तो सबसे पहले अगर आपने उसे किसी पेपर पे लिखा है तो उसे हम ड्राफ्ट बिल कहते हैं, उसे हम ड्राफ्ट बिल कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो ड्राफ्ट बिल होता है ये लोकसभा में जाता है, ये ड्राफ्ट बिल अपना लोकसभा में जाता है। अगर लोकसभा से ये अप्रूव्ड हो जाता है तो इसे हम भेजते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अगर इससे लोकसभा से अप्रूव्ड हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी अप्रूव्ड हो गया, तो इसे हम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, इसे हम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट ने जैसे ही अपनी मोहर लगाई, प्रेसिडेंट ने जैसे ही अपनी मोहर लगाई, इट विल बिकम एक्ट, ठीक है, इट विल बिकम एक्ट। और एक चीज़ और की, जो अपना अपनी गवर्नमेंट है वो अपना जो भी रूल्स और लॉ बनाने होते हैं उसे सबसे पहले वो अपने ऑफिशियल गैजेट पे अपलोड कर देती है, ऑफिशियल गैजेट पे अपलोड कर देती है, जहाँ से मतलब पब्लिक देख सकती है और पब्लिक ये बोल सकती है कि हाँ ये लॉ आना चाहिए, हाँ ये लॉ नहीं आना चाहिए, या इसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में चाहे हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से वो अपना व्यू भी बता सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट पे वो अपलोड कर देती है जो भी रूल्स, ये अपना जो ड्राफ्ट बिल होता है ये ऑफिशियल गैजेट पे अपलोड कर देती है ताकि पब्लिक भी देख पाए। और अगर पब्लिक ये कहती है कि हाँ ये लॉ रहना चाहिए अपने यहाँ पे, तो उसको जैसे अगर ये चाहती है तो फिर उसे हम लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा भी है, फिर प्रेसिडेंट ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो एक एक्ट बन जाता है, तो इसे हम एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे है, नहीं, इंडियन जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये ऐसा नहीं है, इसको हमने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है।
डिफरेंट चैप्टर्स में, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ लाइक एक्ट हैं, एक्ट अपने चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, चैप्टर्स अपने सेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बात आती है सेक्शंस, आपको एक मिनट, सेक्शंस, तो यहाँ पे आता है क्लॉजेस और ये आता है सब सेक्शन, ठीक है। और ये क्लॉजेस है, इसको हम सब क्लॉजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लॉजेस है, इसको हम सब क्लॉजेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी, ठीक है, ये कि अपना जो इसमें था ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और सेवन्थ में था अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, पता है ये 1932 है और ये 1930 है, ठीक है। पता है आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को समझ आने लगा कि नहीं, इसकी भी एक अलग इम्पॉर्टेंस है, इसकी भी बहुत मतलब ये भी बहुत लार्ज लेवल पे है, तो इसको ना अलग कर देना चाहिए। तो 1930 में हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को 1930 में सेपरेट कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फिर 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया, क्योंकि इनके चैप्टर्स भी और इनके अलग अलग चैप्टर्स बना दिए गए, क्योंकि इनकी अलग इम्पोर्टेंस थी। और ये सोचा गया कि क्यों ना इसको अलग करके इनका एक अलग से चैप्टर बना दिया जाए, तो इसीलिए 1930 में सोगा और 1932 में IPA मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो अब ये एक डिफरेंट चैप्टर बन चुके हैं। तो चलो अब थोड़ा हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो एक वर्ड है यहाँ पे अपने में भी देख लो, समझ जाओगे। तो हमारा पहला वर्ड है जस इन पर्सोनिम, जस इन पर्सोनिम, इसका मतलब क्या? आप बोलोगे दी इसका मतलब क्या, मैम इसका मतलब क्या? जस इन पर्सोनिम मीन्स एक बहुत ही सिंपल सा, इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो राइट अगेंस्ट द पर्सन, एक पर्सन के खिलाफ हमारे पास राइट है, एक पर्सन के खिलाफ हमारे पास राइट्स है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आपके पास राइट्स है कि आप अपने सामने वाली पार्टी ने अगर आपको धोखा दिया, ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप कोर्ट में जा करके उसको स्यू कर सकते हो और उससे रेमेडीज मांग सकते हो। ये इसका सिंपल सा मीन होता है जस्ट इन पर्सोनिम, जो हमारे को एक पर्सन के खिलाफ राइट्स देता है, एक पर्सन के खिलाफ हमें राइट देता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीन ये है कि हमें, अगर आपने जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो और अगर आपके सामने वाली पार्टीज ने आपको ब्रीच कर दिया है, तो आप जा कर के गवर्नमेंट से रेमेडीज मांग सकते हो इस लॉ के खिलाफ, इस लॉ के तहत, लाइक कि हमारे, क्योंकि हमें जस्ट इन पर्सोनिम से एक पर्सन के अगेंस्ट राइट मिल जाता है, एक पर्सन के अगेंस्ट राइट मिल जाता है। एक सिमिलर वर्ड एक और था, वो है जस्ट इन रैम, जस्ट इन रैम, इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब तक मैंने आपको बताया कि जस्ट इन पर्सोनिम में हमें एक पर्सन के खिलाफ ही राइट मिलता है, बट अपना जस्ट इन रैम में हमें राइट मिलता है, राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। हाँ,
पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, हमें खिलाफ नहीं बोलेंगे, पूरे मतलब वर्ल्ड से लड़ने के लिए हमें राइट मिल जाता है जस्ट इन रैम में। लाइक मैं आपको इसको एक एग्जांपल से कन्वे करती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लाइक ये देखो, हाँ हाँ मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। ये है मेरा छोटा सा घर, छोटा सा आशियाना, ठीक है। अब इसमें इसके अंतर्गत कोई भी, इसके अंतर्गत कोई भी एक्स वाई जेड पीपल नहीं एंटर कर सकता विदाउट माय परमिशन। ये मेरे आशियाने के अंदर, ये मेरे घर के अंदर मेरे परमिशन के बगैर कोई भी एक्स वाई जेड पीपल एंटर नहीं कर सकता जब तक मेरी परमिशन ना हो। और अगर आपकी परमिशन के खिलाफ कोई आपके घर में एंटर करता है तो आपके पास राइट है, तो आपके पास राइट है, आप स्यू कर सकते हो दैट पीपल को, ठीक है। तो जस्ट इन रैम का मतलब ये है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लो, ठीक है, कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जस्ट इन पर्सोनिम, just in personam as distinguished from just in RAM। ओके, प्लीज़ साथ साथ लिखते रहना, हाँ ये बहुत हेल्प करेगा आपको रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी यहाँ तक की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑफर। ऑफर से आपने क्या समझा, आपके दिमाग में क्या आया? जो भी व्हाटएवर आपके दिमाग में आया वो सही है। ऑफर मीन्स किसी ने मेरे को ऑफर दिया, ऑफर, और इसको हम पता है वो भी प्रपोजल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रपोजल भी बोल सकते हैं, सेम ही है, ठीक है। ऑफर और प्रपोजल मीन्स एक ही बात है, बट आपको समझना है इसको। ऑफर मीन्स कोई आता है आपको ऑफर देता है। लाइक अगर आप जाते हो, कभी बाहर जाते हो तो देखा है छोटे बच्चे भी आकर के बोलते हैं दी प्लीज़ पेन खरीद लो, वो आपको ऑफर दे रहे हैं, वो आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। लाइक एक लड़का एक लड़की को जा कर के बोलता है विल यू मैरी मी, लड़का लड़की को क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ठीक है। तो ये अपनी होती है ऑफर की बात। लाइक एक और एग्जांपल देती हूँ, हाँ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था मैगी और दूध खरीदने की बात की थी हमने। हम दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले भैया से बोलते हैं मिल्क दे दो, ऑफर दे दो, तो हम क्या, मिल्क दे दो और मैगी दे दो, तो हम क्या करते हैं, जा कर के दुकान वाले भैया को क्या कहते हैं, भैया मैगी दे दो, भैया मिल्क दे दो। ये क्या है, हम दुकान वाले को, हम शॉपकीपर को ऑफ़र दे रहे हैं, हम ऑफ़र दे रहे हैं। तो अब ऑफ़र का मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है, फिर एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्ट कर लिया गया ऑफर को। वो लड़की ने बोला दिया पेन खरीदोगे, आपने बोला ठीक है चलो दो दे दो, आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही एक्सेप्ट किया आपने, इट विल बिकम प्रॉमिस, इट विल बिकम प्रॉमिस। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये दो पेन मेरे को दे दो, वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। आप दुकान गए, दुकान से बोले भैया मेरे को एक पैकेट दे दो मिल्क का, और भैया ने बोला ठीक है। तो जैसे ही भैया ने बोला ठीक है, उन्हें क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी और इट विल बिकम प्रॉमिस। ये क्या हुआ, प्रॉमिस बन गया। और अब ना ही आप दूध लेने से मना कर सकते हो और ना ही दुकान वाला दूध देने से मना कर सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर जैसे ही उस लड़की से आपने बोला हाँ ठीक है पेन दे दो, तो वो लड़की आपको पेन देने से मना नहीं कर सकती और आप उससे पेन खरीदने से मना नहीं कर सकते। इट विल बिकम प्रॉमिस, ठीक है। और वो सुना है ना, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉमिस हो गया, तो अब क्या करना है, निभाना तो पड़ेगा ही, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रॉमिस तो हुआ, प्रॉमिस के साथ अपना क्या आता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स सिंपल मीनिंग में हम इसे बोल रहे हैं समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे होता कंसिडरेशन का मीन्स है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो हम एक बार कंसिडरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो प्रॉमिस भी नहीं है, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है रिटर्न में। लाइक अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको दूध मिल रहा है, अगर आप उस बच्ची को पैसे दे रहे हो तो आपको पेन मिल रहा है, उसके लिए भी कुछ कंसिडरेशन है, आपके लिए भी कुछ कंसिडरेशन है। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, वो दूध का पैकेट। वो दुकान वाले भैया के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो पैसा जो आप दे रहे हैं उन्हें, जो पैसा उन्हें दे रहे हैं वो दुकान वाले भैया के लिए कंसिडरेशन हो गया। और जो आपके पास पैकेट ऑफ मिल्क आया वो आपका कंसिडरेशन है, ठीक है। मतलब ये कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ समथिंग रिटर्न में होता है, ठीक है। और जब ये सारी चीजें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ये बनता है अग्रीमेंट। ये क्या बनता है, एग्रीमेंट। क्या बनता है ये, एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है, कि हमने एग्रीमेंट में। और तो आप बोलोगे दीदी तो क्या मेरे और शॉपकीपर वाले भैया के बीच में हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है, हाँ एग्रीमेंट हुआ है। तो आप बोलोगे दी वो जो बच्ची से हमने पेन खरीदने की बात की थी, तो क्या वो छोटी सी बच्ची और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, हाँ बेटा एग्रीमेंट ही हुआ है, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब जब ये अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होगा, जब इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो ये क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब इसमें इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे दी हमें इतने सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट को पहुंचने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के पास पहुंचने के लिए, यस। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब कि इन्फोर्सिबली उनको बाइंड करना, लाइक ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, कि आपके पास लीगलिटी तो है ना, एग्रीमेंट हुआ, अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी है, अगर आप कोर्ट से इसको इन्फोर्स करवा सकते हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ करवा सकते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ठीक, इतना समझ आया सबको। ऑफर मैं एक बार रिव्यू देती हूँ। ऑफर, किसी ने आपको ऑफर दिया विल यू मैरी मी, चलो ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक लड़का आता है एक लड़की से बोलता है विल यू मैरी मी। लड़की अभी लड़की के पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, पर जैसे ही लड़की ने बोला यस, अब वो एक प्रॉमिस बन गया। अब ना ही लड़की पीछे मुकर सकती है ना ही लड़का पीछे मुकर सकता है, शादी अब करनी ही होगी। लड़के ने बोला विल यू मैरी मी, लड़की ने बोला हाँ, इट विल बिकम प्रॉमिस। अब फिर आप बोलोगे कि मैम इसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं, कंसिडरेशन तो है ही नहीं। कैसे नहीं है कंसिडरेशन बेटा, लड़के को लड़की मिल रही है, लड़की को लड़का मिल रहा है, कंसिडरेशन तो है, कंसिडरेशन तो है। तो आप क्या बोलोगे मैम ये एग्रीमेंट है, हाँ एग्रीमेंट है बेटा, एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना, इन्फोर्सिबिलिटी है,
इन्फोर्सिबिलिटी है। अगर लड़के ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या लड़की कोर्ट जा सकती है? अगर लड़की ने हाँ करने के बाद मना कर दिया कि नहीं मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, तो क्या लड़का कोर्ट में लड़की को स्यू कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में उनने सोचा ही नहीं था कि क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि हमें लाइक लड़का स्टार्टिंग में ही सोचे कि अगर इस लड़की ने हाँ करने के बाद मना कर दिया तो मैं इसको कोर्ट में ले जाऊंगा, तो फिर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप दुकान गए, दुकान वाले भैया से बोला भैया गिव मी अ पैकेट ऑफ मिल्क। भैया ने बोला हाँ है मैं देता हूँ। भैया ने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर। अब ये प्रॉमिस बन गया, ना भैया पीछे हट सकते हैं ना आप पीछे हट सकते। कंसिडरेशन है, बिल्कुल ऑफ कोर्स है। भैया को पैसे मिल रहा है, आपको मिल्क मिल रहा है, बिल्कुल है। एग्रीमेंट है, बिल्कुल है, एग्रीमेंट तो है। इन्फोर्सिबिलिटी है। अगर भैया ने, अगर शॉपकीपर वाले ने आपको दूध का पैकेट नहीं दिया, अगर शॉपकीपर ने आपको दूध का पैकेट नहीं दिया, आप कोर्ट में उनको स्यू कर सकते हैं। आप उनको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं अगर उनने दूध देने से मना कर दिया तो, अगर उनने मिल्क ऑफ पैकेट देने से मना किया तो ये वेरी वेल अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इतना तो सबको समझ आया होगा। ठीक है, चलो हम अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। लाइक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स के बाद हम वैलिडिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेंशियल। ठीक है, तो हम इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम इतनी चीज़ें करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे पहली बात लिख लेते हैं, 1 मिनट, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है, बहुत इजी सा है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। लाइक जैसे ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर अगर इफ दे मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा गया है, देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर सामने वाले का कंसेंट फ्री है, अगर सामने वाले का कंसेंट फ्री है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, शर्त यह है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की। ओके, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि आप बिना किसी के दबाव में आकर के किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए आप हामी भरते हैं। लाइक कोई भी आपको, फ्री कंसेंट का मतलब यही है कि आप किसी के दबाव में नहीं है, कोई आपको बंदूक की नोक पे रख के ये नहीं कह रहा कि चल ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, या चल ये कर ले वो कर ले, या फिर मान लो कोई धमकी देता है, कोई बंदूक रखता है आपके सर पे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप इन सब चीज़ों से फ्री रहते हैं और
तो फिर उसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई आपको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, कोई आपको बंदूक नहीं दिखा रहा है, ये सब अपनी फ्री कंसेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये तो अभी छोटा सा रिव्यू है। फ्री कंसेंट बहुत एक बड़ा टॉपिक है, उसे हम थोड़ा आगे चल करके पूरा कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये जान लो कि किसी के दबाव में आना नहीं है, और अपनी मर्जी से होशो हवास में, बिना कोई धोखाधड़ी से अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, यस इट इज़ वेरी वेल अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलोगे मैम अगेन, नहीं, देखो तो सही, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जो अपने सेक्शन 10 में नहीं दिए हैं, सेक्शन 10 में नहीं दिए हैं, नॉट गिवन इन सेशन 10। ठीक है, जो अपने सेशन 10 में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट अकेले करेंगे? फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया ना। आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मिनिमम दो पार्टीज चाहिए ही चाहिए। आप अकेले क्या आप अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे? नहीं, लॉ की नज़र में ऐसा वैलिड नहीं माना गया है, और उसके लिए हमें दो पार्टीज मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके लिए दो पार्टीज हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सेशन 10 में नहीं दिया गया है, वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, intention to create legal obligation through offer and acceptance should be present। मतलब एक पार्टी ऑफर देती हुई होनी चाहिए तो दूसरी एक्सेप्ट करती हुई। ये नहीं कि पहली पार्टी भी ऑफर दे रही है और दूसरी भी ऑफर दे रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक पार्टी ऑफर दे रही है तो दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट भी करना है, तो इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। Terms of agreement should be capable of performance। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है। देखो, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऐसे होने चाहिए, टर्म्स और एग्रीमेंट ऐसे होने चाहिए जो परफॉर्म करने लायक हो, जो परफॉर्म करने लायक हो। अब ऐसा थोड़ी कि अगर कोई आता है आपको बोलता है कि ये मरे हुए इंसान को मैं जिंदा कर दूंगा, ये मरे हुए इंसान को मैं जिंदा कर दूंगा, कोई मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है। तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें जो परफॉर्म करने के लायक हो। अब कोई मरे हुए को तो जिंदा नहीं ना कर सकते हम, तो ऐसे हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना है, मतलब एंटर करना है कि वो परफॉर्म करने के लायक हो। ठीक है, वो कैपेबिलिटी हो परफॉर्म करने की, कैपेबिलिटी हो परफॉर्म करने की। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाता, जो हम कैपेबल हो परफॉर्म करने की, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं। ये अपना सेशन 10 में नहीं दिया गया है, पर जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट पॉइंट है, फिर अपना नेक्स्ट है द मीनिंग
must be certain. The meaning must be certain. इसका मतलब क्या मैम, इसका मतलब क्या दी जो भी, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसका मीनिंग क्लियर और सर्टेन होना चाहिए। ये एक धुंधला नहीं होना चाहिए कि लाइक मैं आपको इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ। आप जाते हो दुकान पे, बोलते हो भैया तेल दे देना मैं भी आता हूँ, इतना बोले आप चले गए, आप आते हो वापस, बोलते हो भैया मेरा तेल कहाँ है, भैया बोलते हैं अरे भाई तू तो बोल के गया तेल देना है, तूने ये थोड़ी बोला कौन सा तेल देना है। कितने टाइप के तेल होते हैं, सर में लगाने वाले, हाथ में लगाने वाले, सब्जी बनाने वाले, बाबा ऑयल, लाइक बहुत सारे कंपनी हैं जो ऑयल होते हैं। उसने सर्टेन नहीं बताया, उसने सर्टेन नहीं बताया कि मुझे ये ऑयल निकाल करके देना, उसने बस ये बोला भैया मैं आता हूँ तेल निकाल के रखना। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग सर्टेन है? नहीं है। तो मीनिंग सर्टेन होनी चाहिए, ये अपने को इम्पॉर्टेंट है। कभी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उसके लिए अपनी जो अपना सर्टेन है मीनिंग, वो सर्टेन रहना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और है इस जो इम्पॉर्टेंट है, लीगल फॉर्मेलिटीज। पर ये एक चीज़ और लिख लो फिर इसके साथ कि नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। ठीक है, मतलब हर उसमें हर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट कुछ कुछ लाइक इंश्योरेंस में आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ लिखित रूप में करना ही पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं करते हो तो कल को मे बी आपको रुपए ना मिले। आप इंश्योरेंस के, जिसका भी आपने इंश्योरेंस कराया हो, लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे किसी गुड्स पे इंश्योरेंस कराया हो आपने, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये अपना लास्ट पॉइंट है जो नहीं दिया गया है सेशन 10 में। ठीक है, तो अपने बहुत हमने कर लिए हैं 5 पॉइंट ऐसे हैं जो सेशन 10 में नहीं दिए गए हैं पर वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो दिए गए हैं सेशन 10 में, जो हमें बताए गए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कहाँ पे नहीं दिया गया है, कहाँ पे नहीं दिया गया है, और वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है और वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए